बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे मैट्रिक्स और कुछ हम मैट्रिक्स के एप्लीकेशंस देख रहे होंगे और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को डिस्कस कर रहे होंगे। तो आज जो है वो हमारा मोटिव है कोर कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना मैट्रिक्स के। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जो है ये बुक की जो है एक स्टैंडर्डाइज्ड डेफिनेशन है। इसके अकॉर्डिंग रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स बाय द पेयर ऑफ ब्रैकेट। रेक्टेंगुलर अरे ऑफ मतलब नंबर्स का मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो है वो एक प्रॉपर अरे दी जाती है। अरे को आप कंसीडर कर सकते हैं कि हमारे पास लाइक एक कंटेनर है, ठीक हो गया, और उसके अंदर डिफरेंट तरह के सेक्शंस बने हुए हैं और उससे इन सेक्शंस को हमने कोई ना कोई वैल्यू असाइन की हुई है। तो ये हमारे पास होता है अरेज। लेकिन अगर आप जो है वो फर्स्ट ईयर के या फिर 9th के स्टूडेंट हैं तो सिंपल आप इस डेफिनेशन को इस तरह से ले सकते हैं कि हम लोग जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जितने भी नंबर्स ले रहे होते हैं 1 5 7 इट कुड बी एनी नंबर। तो ये जो होते हैं ये हमारे पास जो इस तरह की शक्ल में नज़र आ रहा होता है वो हमारे पास होता है मैट्रिक्स। अब हम लोगों ने देखना ही होता है कि मैट्रिक्स को मैट्रिक्स के डिफरेंट चीज़ें हैं वो हम लोगों ने देखनी है। लाइक मैं कहती हूँ कि जब मैं यूं कंसीडर करूँगी, ये वाली लाइन कंसीडर करूँगी, ठीक है, तो ये क्या है, ये है हॉरिजेंटल लाइन। ये जो हॉरिजेंटल लाइन होती है इसको हम कहते हैं रो। ये हमारे पास होती है रो और इसको हम लोग एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक हो गया। और जो हमारे पास यूं वर्टिकल लाइन होती है इसको हम लोग कहते हैं कॉलम, ठीक है, और इस कॉलम को हम लोग जो है वो एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक हो गया। तो अब हम लोग जो है मैंने आप लोगों को ये तो बता दिया कि इसके अंदर रोज क्या होती हैं और कॉलम्स क्या होते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, तो इसका सिंपल आंसर ये होगा मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक हो गया। अब नंबर ऑफ रोज जो है वो m को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो n को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहती हूँ कि जो मैंने मैट्रिक्स बनाया है, ठीक है, इस मैट्रिक्स का आप मुझे ऑर्डर बताएं, तो हमारे पास जो रोज हैं वो कितनी आ रही हैं, 1, ये थी रो 1 और ये थी रो 2, ठीक हो गया। और यहाँ पर हमारे पास अब ये आपके पास रो 1 और 2, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो m की यहाँ पर वैल्यू आ गई है वो आ गई है 2। अब मैं अगर आपसे पूछूंगी कि हमारे पास जो है वो कॉलम की वैल्यू क्या है, ठीक हो गया, तो ये हमारे पास है कॉलम 1, जो ये है ये हमारे पास है कॉलम 2 और जो ये है ये हमारे पास क्या है कॉलम 3, ठीक हो गया। तो यहाँ पे जो हमारे पास n की वैल्यू आ रही होगी वो हमारे पास आ रही होगी 3। तो इस जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या होगा, ये मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 2/3, ठीक हो गया। इसी तरह डिफरेंट जो है वो हम लोग चले एक आधी एग्जाम्पल से हम लोग और देख लेते हैं कि हमारे पास ऑर्डर किस तरह से होते हैं। लाइक मैं आपको कहती हूँ कि 1 2 3 और 4 5 6 7 8 9 ये हमारे पास जो है ये मैट्रिक्स है, ठीक हो गया। अब ये जो है हमारे पास मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या होगा, ये रो 1 ये 2 ये 3, तो हमारे पास m की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। और हमारे पास कॉलम क्या होगा 1 2 3, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, तो हमारे पास जो n की वैल्यू है वो क्या आ गई 3 आ गई। तो इस जो हमारे पास जो ये वाला मैट्रिक्स है, सपोज मैं कहती हूँ कि ए मैट्रिक्स है, तो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा 3/3, ठीक है। इस तरह से आप लोग जो है वो किसी भी चीज़ का अपना क्या कहते हैं ऑर्डर निकाल सकते हैं, ठीक हो गया। और ये जो ऑर्डर है ये बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा होगा हमारे इस सारे मैट्रिक्स के अंदर, ठीक हो गया। ऑर्डर से हम लोग मल्टीप्लिकेशन हम देखेंगे। और दूसरा ये है कि आपको पता होना चाहिए हर बार जब भी मैं पढ़ाऊँगी कि जब मैं m की बात करूँगी तो वो रोज़ होगा और n की बात करूँगी तो वो क्या होगा, वो कॉलम्स होगा, ठीक हो गया। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट आता है एलिमेंट्स। मैं कहती हूँ कि हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है 11 13 90 46 57 और 68, रैंडम हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स है। इसके अंदर पड़े हुए जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक हो गया, ये जो सारे के सारे एलिमेंट्स या जो ये जो एंटिटीज पड़ी हुई हैं इनको हम एलिमेंट्स भी कहते हैं, ठीक हो गया। अब जो है हर जो अपना नंबर होता है या हर जो लाइक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के अंदर पड़ी हुई हर एंटिटी जो है उसकी एक स्पेसिफिक पोजीशन होती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहती हूँ कि हमारे पास जो है ये एक बॉक्स है, काइंड ऑफ अ 3D बॉक्स, ठीक हो गया।
तो अब इसके अंदर जो है हमारे पास डिफरेंट तरह की चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये एक ब्लॉक पड़ा है, ये दूसरा पड़ा है, ये तीसरा पड़ा है, ये चौथा पड़ा है, ये पांचवा पड़ा है। ठीक हो गया। अब ये जो 5 के 5 ब्लॉक्स इसके अंदर पड़े हुए हैं, ये 5 के 5 ब्लॉक्स जो हैं इसकी कोई ना कोई पोजीशन है, ठीक है, और इसने कोई ना कोई स्पेस गेन की हुई है, राइट। तो हम लोग क्या कहेंगे कि अब हम लोगों ने इन बॉक्सेस इन ये जो बॉक्स है ये हमारे पास है अपना मैट्रिक्स, ठीक हो गया। और इसके अंदर पड़ा हुआ ये जो एलिमेंट्स हैं या ये जो एंटिटीज हैं या ये जो छोटे छोटे स्मॉल पैकेट्स हमने रखे हैं इनको बोलेंगे हम ये एंटिटीज हैं, ठीक हो गया। अब हम लोगों को क्या है कि हम लोगों ने इस जो एंटिटीज हैं इनकी पोजीशन फाइंड करनी है, ठीक हो गया। ये पोजीशन कैसे फाइंड होगी, मैंने आप लोगों को पहले बताया कि ये यहाँ पर हम लोग मेंशन करेंगे रो 1, ये है कॉलम 1, ठीक हो गया। तो जब भी कोई भी एलिमेंट लिखेंगे, अगर मैं आपको इसकी जनरल फॉर्म लिख के बताऊं तो देखिए हमारे पास फॉर एग्जांपल ये एक मैट्रिक्स है। अगर मैं आपको इसकी जनरल फॉर्म लिख के बताऊं तो ये होती है 11 15 16 17 18 19, ठीक हो गया। अब ये जो है ये कहाँ पे पड़ा हुआ है, ये हमारे पास है रो 1 और कॉलम 1, ठीक हो गया। मैं कहती हूँ सपोज मेरे पास ये मैट्रिक्स ए है और इसके जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर रही हूँ फिलहाल के लिए। मतलब मैं कहती हूँ कि जो ए एलिमेंट है ना, ये वाला जो 11 एलिमेंट है वो ए के इक्वल है, ठीक हो गया। हर एलिमेंट जो है वो सेम चीज़ों को रिप्रेजेंट करेगा फिलहाल के लिए। मतलब मैं कहूँगी कि ए भी 11 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 15 भी 11 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 16 भी 11 को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिर्फ इसकी पोजीशन फाइंड करने के लिए, ठीक हो गया। तो अब देखें जो ए है मैं ए 11 की जगह पर ए को लिखती हूँ, ठीक हो गया। और अब मैंने इसकी पोजीशन फाइंड करनी है, ठीक हो गया। जब मैं इसकी पोजीशन फाइंड करूँगी तो मुझे ये भी पता है कि ये रो 1 है और ये कॉलम 1 है। अब जब वो रो 1 और कॉलम 1 के अंदर पड़ा हुआ है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 1, ठीक है। जब भी हमने किसी की पोजीशन मेंशन करनी होती है किसी भी मैट्रिक्स की तो हम लिखते हैं ए मल्टीप्लाई बाय ए सबस्क्रिप्ट में। अच्छा, सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत देख लें। वैसे तो मैं आई वाज एक्सपेक्टिंग कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट पता होगा। जब भी हम लोग कोई भी चीज़ पावर में लिखते हैं तो वो होता है सुपरस्क्रिप्ट, ठीक हो गया। और जब भी कोई भी चीज़ हम लोग नीचे लिखते हैं उसकी बेस में तो वो होता है सबस्क्रिप्ट, ठीक है। अब हम लोग इसकी सबस्क्रिप्ट के अंदर लिख रहे होंगे ए लिख के ए की सबस्क्रिप्ट में ए मल्टीप्लाई बाय एम बाय एन। तो ये इसकी पोजीशन आ जाएगी। जो नंबर ऑफ रो होगा वो हम लोगों ने एम लिख देना है। पहले हम लोग लिखते होते थे एम को, जब मैंने आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का कहा था तब मैंने आपको कहा था कि एम जो है वो टोटल नंबर ऑफ रोज होगा, ठीक हो गया। यहाँ पर हम लोग जो है वो एम इंडिविजुअल रो को शो कर रहे होंगे या एम जो है वो इंडिविजुअल रो को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, सही हो गया, और एन इंडिविजुअल को। अब आप देखें ये है हमारे पास किसी भी एलिमेंट की पोजीशन फाइंड करने का वे, ठीक हो गया। मैं कहती हूँ कि m क्रॉस n है, मुझे 11 की पोजीशन फाइंड करनी थी रो। अब 11 की पोजीशन कैसे फाइंड होगी, फॉर एग्जांपल a जो है वो एक एंटिटी है और m जो है वो है फर्स्ट। अब देखें m जो है वो रो 1 के अंदर पड़ा हुआ है, राइट। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी 1 और 11 जो है वो कॉलम 1 के अंदर पड़ा हुआ है तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 1। तो जो 11 की पोजीशन आ रही होगी हमारे पास वो आ रही होगी A11, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट देख रहे होंगे 15, ठीक हो गया। 15 को अगर आप देखेंगे तो अब देखें हमारे पास ये कॉलम तो 1 है लेकिन सॉरी रो तो 1 है, रो इसकी क्या है 1 है, सेम रो चल रही है, ठीक है। लेकिन हमारे पास कॉलम जो है वो चेंज हो गया, अब ये कॉलम 2 आ गया। तो m की वैल्यू सेम रहेगी और बाकी वैल्यू n की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक हो गया। लाइकवाइज मैं 16 की वैल्यू या 16 की पोजीशन को फाइंड कर लूंगी। इसके बाद अब देखें हमारे पास जो रो है वो चेंज हो गई है। यहाँ नीचे आते साथ ही हमारे पास ये रो 2 आ गई है तो a के साथ m की वैल्यू 2 हो जाएगी और कॉलम हमारा 1 है तो 1, फिर A2 2 और A2 3, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो है वो हो गया है, क्या उसको कहते हैं, रोज का या हमारे जो पोजीशन फाइंड करने का कॉन्सेप्ट हो गया। मैं कहती हूँ कि आपको एक पूरा मैट्रिक्स दे दिया जाए और उसमें से कहा जाए 18 फाइंड करें, तो फिर आपको क्या, आप एक आइडिया लगाएंगे कि 18 जो है मैट्रिक्स नज़र आ रहा है आपको, तो आप कहेंगे कि 18 की पोजीशन जो है वो 2 2 होगी,
ठीक हो गया। और ये पोजीशंस जो है वो बहुत मैटर करती हैं, जब हम काइंड्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी डिस्कस किया जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए एक बेसिक और जनरल कॉन्सेप्ट ये है कि चलें ये तो समझ आ गई कि हमने एक मैट्रिक्स लिया और उसकी पोजीशन फाइंड कर ली, लेकिन रियल लाइफ के अंदर हम लोग इन चीज़ों को यूज़ कहाँ कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। मैं आपको कहती हूँ कि हमारे पास ये रोज़ की जगह पर स्टूडेंट्स हैं। ठीक हो गया। मैं कहती हूँ कि हमारे पास फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स हैं 2 और सब्जेक्ट्स उनके हैं 5। ठीक हो गया। अब हम लोगों को कहा जाता है, अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं या कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं और आईटी से रिलेटेड किसी भी फील्ड के स्टूडेंट हैं, तो आप लोगों को कहा जाएगा कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना के दें जिसके अंदर कोई भी बच्चा है अगर वो फेल हो जाए, ठीक हो गया, किसी भी बच्चे के सब्जेक्ट में, किसी एक भी सब्जेक्ट में वो फेल है, तो वो हमें बताए कि ये बच्चा जो है वो इस सब्जेक्ट के अंदर फेल है। ठीक हो गया। और बाकी हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें उन बच्चों की लिस्ट चाहिए जो बच्चे फेल हो गए हैं और जिस सब्जेक्ट में फेल हुए हैं उसकी लिस्ट चाहिए। ठीक हो गया। हमें एक लिस्ट बना के दे देंगे कि हमारे पास जो है वो 2 बच्चे हैं और उनके 5 सब्जेक्ट हैं, लाइक एक के 90 मार्क्स आए, फिर उसके 60 मार्क्स आए, फिर 70 मार्क्स आए, 80 मार्क्स आए और इसके अंदर उसके 50 मार्क्स आए। ठीक हो गया। हमारे पास पासिंग मार्क्स होंगे इसके अंदर 50, ठीक 50 हो गए। अब हमारे पास एक स्टूडेंट है, उसके पहले में आए 40, फिर बाकी में आए 100, फिर आए 90 और फिर 80 और 70। ठीक हो गया। अब हमें उन्होंने ये सारे के सारे मार्क्स दे दिए। उन्होंने कहा ये स्टूडेंट 1 के मार्क्स हैं और ये स्टूडेंट 2 के मार्क्स हैं। ये स्टूडेंट 1 का सब्जेक्ट 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 है। अब हमने उन्हें एक ऐसा प्रोग्राम बना के देना है। हमारे पास, ये तो मैंने आपको एक बहुत छोटी सी एग्जांपल दी। यहाँ पर हमारे पास स्कूल्स के अंदर इतने थोड़े स्टूडेंट्स नहीं होते, लाइक हमारे पास हंड्रेड्स के अंदर क्वांटिटी आ रही होती है, तो हर में से ये अब एक-एक बच्चे के हर एक सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना कि किसके अंदर पास है, किसके अंदर फेल है, इज़ क्वाइट डिफिकल्ट। तो हम उसके लिए एक सॉफ्टवेयर बना देंगे और हम कहेंगे कि भई अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि जो बच्चा फेल है, उसका जिस सब्जेक्ट में फेल है और जो बच्चा फेल है उसकी थोड़ी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाए ताकि हम उसका रीटेक ले सकें। ठीक हो गया। तो अब जो कंप्यूटर को आपने ये इन्फॉर्मेशन एंटर कर दी, ठीक है, कंप्यूटर जो है वो जाएगा, पहले वो स्टूडेंट 1 के सब्जेक्ट 1 के मार्क्स को कंपेयर करेगा, ठीक है, वो देखेगा। अब कंप्यूटर के अंदर जो डाटा डील किया जा रहा होता है वो भी आई और जे या एम और एन की फॉर्म के अंदर ही डील किया जा रहा होता है। ठीक है, जो आई या जे, लाइक वो होता है कि एम को आप रिप्रेजेंट कर दो आई से और एन को रिप्रेजेंट कर दो जे से। ठीक हो गया। तो ये इस तरह से कॉन्सेप्ट होता है। अब देखें, हमने यहाँ पर अब 90, पहले उसने स्टूडेंट 1 के पहले मार्क्स को चेक किया, उसने कहा ये फेल नहीं है, कुछ नहीं उसने शो किया। फिर 2 को भी, 3 के, फिर 4 को भी, 5 को, फिर वो नेक्स्ट स्टूडेंट के ऊपर आ गया। जैसे ही नेक्स्ट स्टूडेंट के सब्जेक्ट 1 के मार्क्स जो है वो लेस देन 50 गए, तो उसने ये क्या प्रिंट किया, उसने हमें बताया कि ये जो है ये इस पोजीशन के ऊपर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो लेस देन 50 है। ठीक हो गया। अब हमारे कंप्यूटर को ये नहीं पता होता, हमारे कंप्यूटर, हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल के लिए कि जिन बेसिक चीज़ों से हम लोग डील कर रहे होते हैं उसके अंदर कंप्यूटर को हम बूलियन वेरिएबल्स के अंदर, या आप लोग कह लें कि बाइनरी के अंदर डील कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर कंप्यूटर को ये पता नहीं चल पा रहा होता। कंप्यूटर को ये नहीं पता कि कौन सा स्टूडेंट और कौन सा सब्जेक्ट फेल हुआ है। कंप्यूटर को ये पता है कि 40 जो है वो 50 से छोटा है, तो वो क्या करेगा, वो इस वाली एंटिटी को रिप्रेजेंट कर देगा। ठीक हो गया। अब इस वाली एंटिटी को हमने खुद से कोई नाम दिया होगा, वो नाम क्या है, स्टूडेंट 2 का। अब इस 2 को हमने पहले कोई नाम दिया हुआ है, वो क्या नाम दिया हुआ है, स्टूडेंट 2। ठीक है, और इस 1 को हमने नाम दिया हुआ है सब्जेक्ट 1। जैसे ही हमारे पास आंसर निकल कर आएगा A21, तो फिर कंप्यूटर जो वैल्यूज ओरिजिनल में दी हुई थी वो वाली वैल्यूज को प्रिंट कर देगा, तो हमें पता चलेगा कि स्टूडेंट 1 का जो सब्जेक्ट 1 है वो फेल हो गया। ये मैंने आपको एक छोटा सा आईटी के अंदर मैट्रिसेस का यूज़ बताया है। ठीक है, अगर आप लोग जो है वो 9th के स्टूडेंट हैं और अगर आपको ये बातें समझ नहीं आ रही, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं और ये बातें आपके ऊपर से गुजर रही हैं, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट और कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं, तो आपको ये बातें समझ आनी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपके ऊपर से गुजर रही हैं तो फिलहाल के लिए आप इस चीज़ को इग्नोर कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ रहे होंगे वो, अगर मैं कहूँ कि अब इसी के थ्रू जो है वो आप लोग n नंबर ऑफ एलिमेंट्स बना सकते हैं। ठीक हो गया। हमारे पास रो जब होगी, रोज नंबर ऑफ रोज जो है वो n किस तरह से होंगी, ये हो गया 1, ठीक है, ये हो गया A12, ये हो गया A13, ठीक है, और ये जो है ये हमारे पास अप टू कहाँ तक चलेगा, A1n तक। ठीक हो गया।
उसके बाद हमारे पास आ जाएगी A21 की रो और वो जाएगी A2N तक, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगी A3 की और ये वाली रो जो है वो AM1 पे जाएगी और ये खत्म कहाँ पर होगी, AMN के ऊपर। तो ये इसका बेसिक फॉर्म होती है, ठीक हो गया। अब मैं अगर कहूँ ये समझ, अगर आपको इसको थोड़ा चलिए डिटेल से एक्सप्लेन कर ही देती हूँ। ये हमारे पास पहला एलिमेंट था, पहली रो पहला कॉलम, ठीक है। ये दूसरी रो दूसरा कॉलम, ये तीसरी रो तीसरा कॉलम, ये हमारे पास होता है nth कॉलम, nth क्योंकि ये नंबर ऑफ कॉलम्स दे रहा होता है हमें, तो ये nth कॉलम और ये mth रो, ठीक हो गया। तो जब मैं इसको कहूंगी कि ये भाई हमारे पास m है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर m1 यहाँ पर आएगा m और इसका जो है वो, अब m तो चले हमें पता नहीं है क्या है, ठीक है, रैंडम है, लेकिन हमें ये तो पता है कि वो रो 1 के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक हो गया। इसी तरह से अब यहाँ पे मैं कहती हूँ कि हमें n का तो चले नहीं पता, ये मैंने लिखा हुआ है A1N, n का तो नहीं पता कि ये नंबर ऑफ कॉलम कौन सा है, लेकिन हमें ये तो पता है कि रो 1 के अंदर पड़ा हुआ है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग यूं मूव करते जाएंगे हमें नहीं पता चलेगा कि हमारे पास लास्ट ऑर्डर क्या आ रहा है। तो ये इसकी एक जनरल बेसिक फॉर्म होती है। इसका मतलब ये होता है कि आप m और n के अंदर जो भी वैल्यू पुट कर देंगे ना, तो आप उस तरह का मैट्रिक्स या उस ऑर्डर का मैट्रिक्स बना सकते हैं। अब अगर आपको कहा जाए कि आपके पास ये जो है ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है, इसकी नंबर ऑफ एंटिटीज बतानी है, एंटिटीज बतानी है, ठीक है। तो आप किस तरह से बताएंगे, m मल्टीप्लाई बाय n करेंगे तो इसकी नंबर ऑफ एंटिटीज आ जाएंगी। पहले हम लोग इसकी नंबर ऑफ एंटिटीज काउंट करते हैं, क्या है ये है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये हमारे पास जो नंबर ऑफ एंटिटीज आ रही हैं, ठीक है, वो हमारे पास सपोज, चलिए यहाँ पे हम लोग बना ही लेते हैं 11 15 16 17 18 19, ठीक हो गया। अब मैं कहती हूँ पहले हम लोगों ने इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने हैं। ये हो गया 1 2 3 4 5 6, ये एक मेथड है कि हम इसको काउंट करें, ठीक हो गया। लेकिन अगर आपसे एमसीक्यू की फॉर्म में पूछा जाता है कि भाई एक ऑर्डर, एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है, अब इसका ऑर्डर क्या बनेगा, 2 रोज है 3 कॉलम्स है, ठीक है, वो हो जाएगा m/n, ऐसे ही है, या m/n इस तरह रिप्रेजेंट कर लें तो वो हो जाएगा 2/3, ठीक हो गया। ये उसका ऑर्डर है। या आपको कह दिया जाए कि भाई अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसमें m की वैल्यू 2 है और n की वैल्यू जो है वो 3 है, तो बताएं कि आपके पास नंबर ऑफ एंटिटीज कितनी आएंगी। तो आपने सिंपल नंबर ऑफ एंटिटीज फाइंड करने के लिए जो बेसिक फॉर्मूला यूज किया जाता है वो हमारे पास होता है अपना m मल्टीप्लाई बाय n, ठीक है। तो देखिए हमारे पास जो था, अगर मैं अगर आपको ऑर्डर दिया है 2/3 का, तो उसमें आपको पता है कि 2m को रिप्रेजेंट कर रहा है और n 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो m मल्टीप्लाई बाय n करेंगे और ये 6 आंसर देगा। अगर आपको इस फॉर्म में दे दिया जाता है कि m 2 है और n 3 है, तो भी आप 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 6 आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला हो गया ये फाइंड आउट करने के लिए कि हमारे पास जो मैट्रिक्स गिवन है उसकी अपना उसके अंदर नंबर ऑफ एंटिटीज कितनी पड़ी हुई हैं। ये था कुछ बहुत बेसिक सा और जनरल सा कॉन्सेप्ट मैट्रिक्स से रिलेटेड, और मैंने आपको इसका यूज़ भी बताया कि हम लोग इसको किस किस तरह से यूज़ करते हैं। अगर आपको इसकी एप्लीकेशंस का फिलहाल के लिए समझ नहीं आया तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं वो कहाँ पर हमारी रियल लाइफ के अंदर यूज़ हो रही हैं, किस तरह के प्रोग्राम्स हमें बनाने पड़ते हैं और किस तरह के सॉफ्टवेयर से हमें डील करना पड़ता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो है वो हम लोग मूव करते हैं उसके ऊपर, मैट्रिक्स लिख लेते हैं। कॉलम मैट्रिक्स
अच्छा, अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सम हाउ काइंड्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक हो गया। तो रो मैट्रिक्स क्या होता है? जिस रो मैट्रिक्स की कंडीशन ये होती है कि जिसके अंदर जो m की वैल्यू है, जो हमारे पास नंबर ऑफ रोज है वो हमेशा 1 रहे, लेकिन नंबर ऑफ कॉलम्स कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो इसकी मैं आपको अगर एग्जांपल दूं तो मैं कहूँगी 1 2 3, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है रो मैट्रिक्स। किस तरह रो मैट्रिक्स है? देखें, इसके पास एक ही रो है, नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं n is equal, n could be anything, any number, ठीक हो गया। इट कुड बी लाइक nth नंबर, ठीक हो गया। अब 1 2 3 ये हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स है, लेकिन रो हमारे पास एक ही है। तो जब भी इस तरह की फॉर्म हमारे पास आएगी तो वो क्या होगी? रो मैट्रिक्स होगा हमारे पास। और इसकी जनरल फॉर्म क्या होगी? 1 2 3 अप टू n, ठीक हो गया। और आप इसको ij की फॉर्म में, या फिर वो एलिमेंट्स की जो पहले डिस्कस किया था कि i 1 1 अप टू 1n तक भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक हो गया। ये अप टू 1j तक भी लिख सकते हैं। कुछ बुक्स के अंदर n से इसको डिस्कस किया जाता है, कुछ बुक के अंदर j से डिस्कस किया जाता है। नो मैटर किस चीज़ से डिस्कस किया जा रहा है, ठीक है, आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए। इसके बाद अब हम लोग को पढ़ रहे हैं कॉलम मैट्रिक्स, ठीक हो गया। तो कॉलम मैट्रिक्स के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि सेम ऊपर वाला कॉन्सेप्ट ही है। इसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम एक होना चाहिए, लेकिन नंबर ऑफ जो रोज हैं वो कोई भी हो सकती हैं, ठीक है। तो इसकी ये कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट होगा 1 2 3 अप टू m, ठीक हो गया। और अगर हम इसको लिखना चाहें उस फॉर्म के अंदर तो हम कैसे लिखेंगे? अब देखें, ये थोड़ा डिफरेंट होगा। अब वहाँ पे a1 था, a1 2 था, ठीक है, और अप टू a1n था। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ रोज चेंज हो रही है, कॉलम सेम रह रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा? 1 1, फिर 2 1, फिर 3 1 अप टू am 1, क्योंकि हमारे पास m की वैल्यू हमेशा जो n की वैल्यू 1 रहेगी कॉलम मैट्रिक्स के अंदर, और कॉलम मैट्रिक्स के अंदर n की वैल्यू 1 रहेगी और रो मैट्रिक्स के अंदर m की वैल्यू 1 रहेगी, ठीक हो गया। इसके बाद आता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की तो सिंपल सी कहानी है, वो कहता है कि अगर नंबर ऑफ m इज नॉट इक्वल्स टू n हो जाए तो ये हमारे पास होता है रेक्टेंगल। इसका मतलब क्या है? कि आपके पास जो नंबर ऑफ रोज आ रही हैं, ठीक है, आपके पास जो नंबर ऑफ रोज आ रही हैं वो क्या हो? इज नॉट इक्वल हो जाए नंबर ऑफ कॉलम्स के, ठीक है। तो ये जो है अगर हम इसका लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 2 5 4 3 2 6। अच्छा, इसके अंदर उसने ये कंडीशन नहीं दी कि नंबर ऑफ रोज बड़ी होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, या नंबर ऑफ कॉलम ज़्यादा होनी चाहिए। उसने बस एक कंडीशन दी है कि भाई जिस तरह से मर्जी हो ये एक दूसरे के इक्वल नहीं होने चाहिए, ठीक हो गया। तो अब जब ये एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे तो क्या उसको कहते हैं? तो ये होगा रेक्टेंगल। अगर आप इसको देखें तो ये कुछ हमें रेक्टेंगल की शेप दे भी रहा है। ये हमारा रेक्टेंगल थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, लेकिन हमें रेक्टेंगल की शेप दे भी रहा है, ठीक हो गया। तो ये होता है कि m इज नॉट इक्वल्स टू n। अब अगर हम स्क्वायर की बात करें इसी के अंदर तो वो कह देगा कि m इज इक्वल्स टू n, कि नंबर ऑफ रोज जो हैं, नंबर ऑफ रोज इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ कॉलम्स के, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर की फॉर्म में। अच्छा, जो हमारे पास क्या कहते हैं कि हमारे पास जो मैथमेटिक्स की टर्म के अंदर डिफरेंट डिफरेंट नाम दिए जाते हैं या डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज को इन्वेंट किया जाता है, या मैथमेटिक्स के अंदर, साइंस के अंदर, या एक्सेट्रा किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, वो टर्मिनोलॉजीज का जो नेम है वो बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा होता है। मैंने आपको कहा ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, तो अगर रेक्टेंगुलर था तो रेक्टेंगल से हमारे जहन में पहली बात आती है कि रेक्टेंगल की शेप कुछ इस तरह से होती है, हाइट और विड्थ जो है वो बराबर नहीं होती, ठीक हो गया। यही कॉन्सेप्ट आता है सबसे पहले हमारे माइंड के अंदर, सही है। तो जब हमारे माइंड के अंदर ये कॉन्सेप्ट आता है तो आप देखें कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की शेप भी उसी तरह की बनाई जाती है, ठीक है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहा ही इसकी शेप की वजह से जाता है। लाइकवाइज स्क्वायर मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहा ही इसकी शेप की वजह से जाता है। आपको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का तो पता है ना कि रेक्टेंगुलर का तो पता है ना कि हाइट इज नॉट इक्वल्स टू विड्थ, ठीक है। और आपको यहाँ पे भी पता है कि इसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, हाइट इज इक्वल्स टू विड्थ। तो ये वो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पे डिस्कस किया जाता है, और ये नेम्स और टर्मिनोलॉजी से आपको आइडिया होता है। अब देखें, कॉलम मैट्रिक्स था तो उसने बता दिया कि भाई एक कॉलम होगा, रो मैट्रिक्स था तो बता दिया एक रो होगी। इसकी मैं अगर आपको एग्जांपल लूँ तो इसकी एग्जांपल क्या आएगी? 4 5 6 7। अब अगर आप इसकी शेप देखें, ये भी हमारा थोड़ा स्क्वायर टेढ़ा हो गया, लेकिन ये है कुछ काइंड ऑफ स्क्वायर की फॉर्म के अंदर ही 1 2 3 4
अगर हम लिखें, अब ये देखें, ये हमारे पास जो है ये एक प्रॉपर स्क्वायर बन गया, सही हो गया। तो ये हमारे पास हो गया रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग डील कर रहे होंगे डायगोनल मैट्रिक्स से। डायगोनल का नेम, अब देखें डायगोनल मैट्रिक्स, मैंने वही पहले भी बात की कि जो टर्मिनोलॉजीज मैटर कर रही होती हैं। डायगोनल का नेम पढ़ने से हमारे जहन में सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है ये या तो इस साइड पे डायगोनल या फिर ये डायगोनल, ठीक हो गया। लेकिन ये वाला डायगोनल का कॉन्सेप्ट बेसिकली होता क्या है, तो अगर मैं आपको अब इसको, क्योंकि बुक के अंदर ये आई जे की फॉर्म के अंदर पढ़ाया गया है, तो फिलहाल के लिए आप सपोज करें कि आई इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज एंड जे इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक हो गया। तो वो कहता है बुक के अंदर डायगोनल का कॉन्सेप्ट, फिलहाल के लिए मैं आपको सिर्फ डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल्स का कॉन्सेप्ट बता रही हूँ यहाँ पर कि प्रिंसिपल डायगोनल्स हमारे पास होते क्या हैं। प्रिंसिपल डायगोनल्स ये होते हैं कि जब हमारे पास जो पोजीशन होती है, पोजीशन मैंने आपको बताया था कि हम लोग ए ओवर एम एन से मेंशन करते हैं या ए ओवर आई जे से मेंशन करते हैं, राइट। तो ए ओवर आई जे से मेंशन करते हैं। अच्छा, अब हम लोगों ने जब मेंशन की थी पोजीशंस, तो कुछ पॉइंट्स के अंदर अगर मैं आपको यहाँ पे मेंशन करके दिखाऊँ A1 2 A2 1 और A2 2, तो कुछ पॉइंट्स के अंदर इस तरह से भी हो रहा था कि हमारे पास ना ये जो वैल्यूज़ आ रही थी A11 A22, ये जो वैल्यूज़ थी, मतलब जो m की वैल्यू थी वो n के इक्वल थी, या जो i की वैल्यू थी वो j के इक्वल थी, ठीक हो गया। तो इस तरह की जो फॉर्म होती है जिसके अंदर हमारे पास हमारा i इक्वल हो रहा होता है j के, या m इक्वल हो रहा होता है n के, वो होते हैं हमारे पास प्रिंसिपल डायगोनल्स। और उसके अलावा जो इधर उधर के एलिमेंट्स, इधर उधर इन सेंस के मतलब जिनकी वैल्यू सेम नहीं हो रही होती, ठीक है, उनको कहते हैं हम लोग सेकेंडरी डायगोनल्स। अब जो प्रिंसिपल डायगोनल्स होते हैं जिनका कॉन्सेप्ट मैंने आपको ये दिया कि हमारे पास जो ए ऑफ आई जे है, इसके अंदर आई इज इक्वल्स टू जे होगा, ठीक हो गया। तो डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर हम लोग उनको कंसीडर करते हैं कि ये हमारे पास जो है ये हमेशा ये जो हमारे पास है ये जीरो के इक्वल नहीं होते, ये कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होते, ठीक हो गया। अच्छा, अब जो हमारे पास ए ऑफ आई जे क्या है, हमारे पास एलिमेंट्स हैं। जब मैं पहले बताया था तो मैंने इसको एम एन से रिप्रेजेंट किया था, मैंने आपको बताया कि अब हम लोग जो है वो आई जे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब आई इज नॉट इक्वल्स टू जे आएगा तो ये वाली जो टर्म होगी ए ऑफ आई जे, इट शुड बी एंड मस्ट बी इक्वल्स टू जीरो, ठीक हो गया। मतलब ये वाली जो सारी टर्म्स हैं वो क्या होंगी, जीरो होंगी। इसके ऊपर ये कंडीशन लगती है कि इसके अंदर एटलीस्ट एक नंबर ऐसा होना चाहिए जो जीरो के इक्वल ना हो, बाकी हो तो कोई मसला नहीं है, ठीक हो गया। तो अब हम लोग, अगर मैं इसको बनाना चाहूँ तो मैं इसको लिखूंगी 1 0 0 2, ये डायगोनल में आते हैं ना, तो इसको चले मैं जीरो लिख भी देती हूँ, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो। अब ये जो ये सारे थे, ये वाले जो एलिमेंट्स थे हमारे पास, ये तीनों, और यहाँ से ये जो ये तीनों थे, ये थे हमारे पास सेकेंडरी एलिमेंट्स। और जो इसके अंदर एलिमेंट्स आ रहे थे, ये वाले एलिमेंट, ठीक है, ये हमारे पास थे प्रिंसिपल। तो जो प्रिंसिपल था उनकी कंडीशन यही थी कि आई इज इक्वल्स टू जे होगा, लेकिन इनमें से कोई एक जीरो हो या दो जीरो हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक नॉन जीरो लाजमी होना चाहिए। यहाँ पे भी जीरो आ सकता है लेकिन यहाँ पे फिर टू ही आना चाहिए। मतलब ये इस फॉर्म में हो सकता है 0 0 0 0 0 0 0 0, लेकिन यहाँ पे 1, ठीक है। सारे जीरो नहीं होने चाहिए, जैसे ही सारे जीरो होंगे तो वो एक और मैट्रिक्स जिसको हम नल मैट्रिक्स कहते हैं उसके अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक हो गया। इसके बाद जो है नेक्स्ट हम लोग पढ़े होंगे स्केलर मैट्रिक्स को। स्केलर मैट्रिक्स का सेम कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल मैट्रिक्स का होता है, जहाँ पर हम लोगों ने कहा था कि हमारा जो आई जे है, अगर आई इक्वल हो जाए जे के, तो हम लोगों ने इसके अंदर कंडीशन क्या रखी थी कि इसके अंदर आई और जे जब इक्वल है तो कोई एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो नॉन जीरो है। अब इसको हमने कह दिया कि भाई ये किसी के इक्वल होगा, और के कुड बी एनी नंबर ऑफ द रियल नंबर, एनी वैल्यू ऑफ द रियल नंबर, ठीक हो गया। और हमारे दूसरी कंडीशन क्या है कि जो हमारे सेकेंडरी डायगोनल्स होंगे वो हमेशा जीरो के इक्वल ही रहेंगे, ठीक हो गया। इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो ये होगा 1 1 1 0 0 0 0 0 0। मतलब ये तो डन हो गया ना कि ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ये हमेशा हमारे पास क्या रहेंगे, 0 0 ही रहेंगे, ठीक हो गया। और ये वाले एलिमेंट्स जो हैं, के का मतलब ये है कि ये सारे एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। अगर ये डिफरेंट है, लाइक यहाँ पे अगर ये 2 है और ये 3 है, तो ये क्या होगा, ये डायगोनल होगा। लेकिन अगर ये सेम है,
11 11 11, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये हमारे पास स्केलर होगा, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है वो हमारे पास आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हम लोग जो हैं वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को डिस्कस कर रहे होंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि जहाँ पर, अब पहले हम लोगों ने कंडीशन क्या लगाई थी कि जब हमारे पास i और j इक्वल होंगे, जो कि हमारे पास थे प्रिंसिपल डायगोनल्स, ठीक हो गया। तो उनका क्या होगा हमारे पास, उनकी वैल्यू जब हम लोगों ने डायगोनल पढ़ा तो हमने कहा कि उनमें से कोई एक जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। जब स्केलर पढ़ा तो कहा कि वो सारी सेम होनी चाहिए। अब हम लोग इसको फिक्स कर देंगे कि ये 1 होनी चाहिए, और जो बाकी दूसरे एलिमेंट्स हैं वो जो है वो 0 होने चाहिए, ठीक हो गया। तो ये हो जाएगा 1 1 1 0 0 0 0 0 0, ठीक हो गया। अच्छा, अगर आप इसको देखें तो सम हाउ ये वाला रिलेशन जो है सम हाउ रिलेट करता है स्केलर से, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं इसके लिए जो हम लोग स्टेटमेंट है वो बना सकते हैं कि एन आइडेंटिटी मैट्रिक ऑलवेज बी अ स्केलर मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई एम से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ऑलवेज बी स्केलर मैट्रिक्स बट नॉट वाइस वर्सा। इसका क्या मतलब हुआ, वाइस वर्सा का मतलब होता है कि मतलब इससे ऑपोजिट कंडीशन नहीं है कि अगर जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है हमेशा स्केलर मैट्रिक्स होगा, तो स्केलर मैट्रिक्स हमेशा जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होगा। देखिए हमारे पास था स्केलर मैट्रिक्स के अंदर हमने कहा था कि ये सारी जो वैल्यूज हैं ये सेम होनी चाहिए। तो अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर ये सारी वैल्यूज सेम होती है, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर हमने कहा है कि ये सिर्फ 1 होनी चाहिए। स्केलर मैट्रिक्स के अंदर तो हमने कहा था कि इट कुड बी के, इट कुड बी एनी वैल्यू ऑफ द रियल नंबर, ठीक हो गया। तो हम लोग जो है वो इसलिए ये बात कह सकते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा स्केलर मैट्रिक्स होगा, लेकिन जो हमारे पास अपना उसको कहते हैं क्या क्या कहते हैं, हाँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो हमेशा स्केलर मैट्रिक्स होगा, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स जो है वो हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होगा। इसके बाद हम लोग पढ़ रहे होंगे नल मैट्रिक्स, ठीक है। और नल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है, बेशक वो ऑर्डर 1 by 1 का हो, वो ऑर्डर 2 by 2 का हो, वो हमेशा एम्प्टी ही रहेगा, ठीक है। और नल मैट्रिक्स का, चलिए बाकी सारे मैट्रिसेस तो फिर भी समझ आ रहे हैं कि भाई हम कहीं ना कहीं यूज़ करते होंगे। ये वाले मैट्रिसेस भाई हम कहाँ यूज़ करते होंगे, मतलब इनका क्या यूज़ होता होगा। तो प्रोग्रामिंग के अंदर, आईटी की फील्ड के अंदर, क्योंकि हम खुद जो है वो आईटी की फील्ड से रिलेटेड हैं, तो आपको उसी की एग्जांपल दे देते हैं। आईटी की फील्ड के अंदर जब भी हम लोगों को इनिशियलाइज कुछ भी कराना होता है तो वो हम मोस्ट प्रोबेबली 0 के इक्वल रख के करवाते हैं। तो जब हम लोग एरेज के अंदर डील कर रहे होते हैं, यहाँ पर जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी मैट्रिक्स की, तब भी हमने कहा था कि ए रेक्टेंगुलर अरे ऑफ, ठीक हो गया। तो एरेज के अंदर जब भी हम लोग डील कर रहे होते हैं ना, ये जो एरे का वर्ड है ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से आया है इसके अंदर। तो जब भी हम एरेज के से डील कर रहे होते हैं तो कभी कभी हमें इसको इनिशियलाइज कराना पड़ जाता है। जब हम उसको इनिशियलाइज करा रहे होते हैं तो फिर हमें नल मैट्रिक्स की ज़रूरत पड़ती है कि हमारी हर पोजीशन के ऊपर फिलहाल के लिए 0 आ जाए, और फिर बाद में वो उसको मॉडिफाई खुद ब खुद करता जाए। आइटरेशन के लूप्स के प्रोसेस के अंदर हम इन चीज़ों को देख रहे होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।